Hello and very good evening to all of you guys. So we are going to start this session in next 2 minutes. And today's session is the next part of FEMA. We had covered FEMA yesterday at the very same time. And today we are going to cover the next part of FEMA. Sir, am I audible to you? Yes, hi Satyam, very good evening. Yes, you are audible. So my dear students, अभी अपन क्या करने वाले हैं ना, सी लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, वी वर टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. तो अभी क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को पढ़ लिया था. सो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ, जो हम कल पढ़ रहे थे, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ फेमा ईबीसीएल. बस वही चीजें आज पढ़ेंगे दोबारा से. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट सर, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चों ने भेजा है कि सर एलआरएस नहीं आता. सो वी आर गोइंग टू कवर एलआरएस एज वेल. आज ये पढ़ लेते हैं, कल एलआरएस पढ़ लेंगे. फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने ये भी बताया सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा दो. उसके अंदर से भी कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो मैंने पिकअप करे हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन आल्सो डिस्कस. ठीक है. सो दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन डिस्कस. अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसा लगता है आपको कि दैट मींस देयर इज समथिंग व्हिच यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और देयर इज समथिंग व्हिच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट, तो आप शेयर कर सकते हो. ठीक है. दिस इज पार्टिकुलरली एब्सोल्युटली टोटली फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है. तो आप कर सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलो. So we are now live on Facebook and we are going to start this session. And sir, will take all the question in chat box at our end of this session. Thank you very much. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक. कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है. चलो. अच्छा खैर, एनीवेज आगे चलते हैं सर. आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं कि सर क्या अगली बात करते हैं. क्या बोल रहे हो? शुरू किया है आपने अभी, क्या बोल रहे हो पता नहीं. अरे यार, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने सोचा था कि कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों को एक ही दिन कर दें. बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके. लिमिटेड टाइम स्पैन के साथ ऐसा ही होता है. बट आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं बचा हुआ टॉपिक, यानी कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस. अब एक बात बताओ, जो भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? सर जहां पर किसी भी तरीके से कोई भी एसेट या लायबिलिटी जो है हमारी, वो मॉडिफाई हो जाए, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. शाबाश. यानी कि जैसे आपने कोई फोन खरीदा, कंपनी ने कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कोई एसेट खरीदा, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, तो वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है. अगर मैं एक इंडियन हूं और मैं इंडिया के बाहर जाकर प्रॉपर्टी खरीदता हूं कहां? इंडिया के बाहर जाकर. तो क्या है ये? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है. सर आपने एसेट बनाया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. अब यही ऐसे ही अगली बात को समझना है. ऐसे ही अगली बात को सोचना है. अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक फॉरेनर है, उसके पास एक प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर और वो उसको बेच देता है, कौन सी ट्रांजैक्शन है? सर वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. शाबाश. बस ऐसे ही बेसिक्स को क्लियर रखना है. क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या जरूरी है क्या नहीं, ये तो मैं बता ही देता. ठीक है. कह रहे सर जैसे आपने वहां पे देखा था कि भैया हमने सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था, 4 पढ़ा था, 5 पढ़ा था. अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बारी फेमा के अंदर आता है सेक्शन नंबर 6. इसने बोला ठीक है सर, आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है हम उसको अलाउ कर देंगे, बट जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करना, जो भी परमिसिबल है वो आपको बता देंगे. जहां पर लिमिट लगाई हुई है, जैसे शेड्यूल नंबर 3 के अंदर वहां पर लिमिट लगाई थी $250,000 की. कह रहा सर ऐसे ही यहां पर भी लिमिट लगा देंगे. ओके, ठीक है. कह रहे पर सर जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपका चल रहा है, तो उस पर रिजर्व बैंक कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई कैसे जाती है? बहुत सारे टाइप की रेगुलेशन बना देता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है. क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉरेन ट्रेड की, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स की, अगर मैं बात करूं फॉरेन सिक्योरिटी की, तो हर एक चीज को रेगुलेट यहाँ पर आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. कह रहा सर अच्छा एक बात बताओ, एक और चीज मेरे को बताओ. आपने इंडिया के बाहर से लोन ले लिया, आपने एक टर्म पढ़ी होगी कमर्शियल कंपनीज एक्ट में पढ़ी होगी, यहाँ कहीं सेबी वगैरह के बारे में पढ़ी होगी, तो एक टर्म पढ़ी होगी ईसीबी. ये क्या होता है ईसीबी? क्या बात है, पता ही नहीं है क्या किसी को? किसी ने सुना ही नहीं है क्या ईसीबी?
सुना है ना सर? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि जब मैं इंडिया में हूं पर इंडिया के किसी बाहर वाले बैंक से मैंने एक प्रॉपर्टी, एक पैसा जो है वो उधार ले लिया है, लाइबिलिटी क्रिएट हुई, लाइबिलिटी मॉडिफाई हुई। हाँ सर बिल्कुल। कह रहा है अब चाहे वो बोरोइंग हो चाहे लेंडिंग हो, ठीक है, वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, फिर से उसको आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। ओके, क्या है सर? आरबीआई को लगे कि यार गड़बड़ हो रही है तो वो प्रोहिबिट भी कर सकता है कि तू भैया इंडिया में है तो इंडिया के बाहर से पैसे क्यों ले रहा है, और तू इंडिया के बाहर तो इंडिया वाले बंदे से डील नहीं करेगा। ओके, जैसे आप बहुत बार देखते हो कि वो कहते हैं यार टेरर फंडिंग नाम का एक एस्पेक्ट आया, उन्होंने बोला जो जो बंदा है ट्रांजेक्शन कर रहा है इंडिया में बाहर से, ठीक है, इन सबको बंद कर दो। तो आरबीआई के पास ये भी पावर है, अगर कहीं पर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को बीच में से गायब कर देगा। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब सर ऐसा, अच्छा एक बात बताओ, एक कोई लीज है जैसे हम किराए पे दे देते हैं, ठीक है, अगर कोई लीज है वो हमने किराए पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे मतलब यूएस में मेरी एक प्रॉपर्टी है उसको मैंने किराए पे दे दिया है, कह रहे ठीक है, कह रहे क्या वहां पर इसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है? बेटा प्रॉब्लम होने को तो कहीं भी हो सकती है, बट फिर भी वो कह रहे हैं कि लॉ के अंदर कहता है कि अगर आपने ट्रांसफर करा है या एक्वायर करा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो हम उसको पकड़ सकते हैं, उसको भी फिर से आरबीआई रेगुलेट करेगा। कह रहा सर अगर वहां पर लीज है यानी कि किराए वगैरह की बात है, जैसे किराए पे ऑफिस ले लेते हैं, है ना, तो कह रहा सर जो लीज है वहां पर अगर वो नॉट एक्सीडिंग 5 इयर्स यानी कि मैक्सिमम 5 साल की है, कह रहे तो सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये 5 साल तक की है ना तो कोई बात नहीं, उससे ज्यादा की है तो फिर से आरबीआई कहता ना ना अब मैं रेगुलेट करूंगा, मैं बताऊंगा तेरे को करना है या प्रोहिबिटेड है। अच्छा, तो मतलब सर इसमें से पूरे में से क्या याद रखना है? कुछ भी नहीं, कि अगर इसकी बात आ जाएगी तो सब कुछ आरबीआई के हाथ में। ओके, ठीक है। कह रहा सर यहाँ पर पहले वाले पार्ट में आपने सब मना कर दिया, सब जगह प्रोहिबिशन लगा दी कि नहीं 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 नहीं। कह रहा अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब ये कहता है इंडिया के अंदर आप हो, इंडिया के अंदर आप हो, आपके पास फॉरेन करेंसी है, फॉरेन सिक्योरिटी है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इंडिया के बाहर है। कह रहा हाँ सर। कह रहा सर तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। मैंने कहा अलाउ कर देगा? कह रहा हाँ। मैंने कहा पहले तो मना कर रहा था। कहता कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है यार, उस पहले ना करती है वो फिर हाँ करती है। कहता ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। कहता पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। कह रहा ठीक है सर। कह रहा इसको क्या मिला है? इसको मिला है, मान लेते हैं चलिए कुछ फॉरेन करेंसी मिली, फॉरेन करेंसी मिली है, या कोई फॉरेन सिक्योरिटी मिली है यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, ऐसा कुछ मिला है, या तो आप कह सकते हैं कोई फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको मिली है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इसको मिली, ठीक है, आ रही है बात समझ? कह रहा सर अच्छा अब एक बात समझो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अब ये जो प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है, ये इसने तब खरीदी है, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, इसने तब एक्वायर करी जब ये इंडिया के बाहर रहता था। कहता दो सिचुएशन में अलाउड है, व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, जब ये इंडिया में नहीं रहता था, बाहर काम करने चला गया था, ठीक है, बाहर काम करने चला गया था, वहीं रहता था, नमस्ते इंग्लैंड नमस्ते लंदन वैसे वाला। कह रहा ओके। कह रहा या तो फिर इसको क्या हुआ कि यहाँ पे से इसको इनहेरिटेंस में मिला है। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये जहाँ पे जिनके साथ रहता था वो एक बूढ़े अंकल आंटी थे, उन्होंने कहा हमारा कोई है नहीं, चलो इंडिया में वो था, वो उसने हमारी बड़ी सेवा करी है, उसी को दे दो, ठीक है, उसने हमारी बड़ी सेवा करी है, उसको दे दो। कहता या तो इनहेरिटेंस या तो जब आप इंडिया के बाहर थे तब आपने एक्वायर किया है। Such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India। तब आप बाहर थे, आपने ले ली, क्या था कोई बात नहीं। या तो फिर आपको इनहेरिटेंस मिला है from any person resident outside India। जैसे मैंने बताया ना पुरानी फिल्मों में होता था कि उसने हमारी बड़ी सेवा करी है, सब कुछ उसी को दे दो। आजकल तो वैसे वाले पापा भी नहीं मिलते जो कहते हैं ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। आजकल तो वैसा वाला भी देखने को नहीं मिलता है कहीं यार। कह रहे सर अच्छा ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कोई एक इंसान है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, कह रहा सर वो इंडिया के बाहर रेजिडेंट है,
मैंने कहा ओके, बहुत अच्छे। कह रहा अब जो ये रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, जो ये रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, इसको रेजिडेंट इन इंडिया कर लो। बस अब पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। कहते सर एक पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, क्या उसको अलाउड है इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड करना? मैंने कहा नहीं, वही सर सेम बातें हैं। या तो वो इंडिया में रेजिडेंट था, तब उसने कहीं से ट्रांसफर ले लिया, कहीं से उसने एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो उसने प्रॉपर्टी ले ली, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो भी यहाँ पर आया था और कोई बंदा उससे बहुत इंप्रेस हो गया, उसने बोला चल मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी इसको दे दे। एक अंग्रेज है, अंग्रेज का नाम क्या है? अंग्रेज का नाम क्या है यार, जानते होगे? अंग्रेज का नाम है, चलो मियाँ। एक लड़की बेचारी बहुत सीधी सादी, उसने यहाँ पे एक अंकल आंटी का बहुत ध्यान रखा। कहाँ जा रहे हो, कुछ सोच तो नहीं रहे हो तुम लोग? कुछ सोच तो नहीं रहे हो? वापस वापस। कह रहे सर एक लड़की थी मियाँ, वो यहाँ पर आई, इसने बहुत सारे लोगों का ध्यान रखा, ठीक है। बहुत उन लोगों ने क्या कहा कि चल ठीक है भाई, हम तो अब चल दिए यहाँ से, हमारी तो उम्र का पता नहीं है, पर हमारे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हम तेरे को दे देंगे, ठीक है। परमिटेड टू होल्ड ट्रांसफर इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड है, बट अगर उसने यहाँ पर जब वो हेल्ड या ओन करी है, जब वो यहाँ पर रेजिडेंट थी, या तो फिर और इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन हु वाज रेजिडेंट इन इंडिया, एक बंदा इंडिया में था, उसने बोला चलो ठीक है मियाँ आज तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, पर मेरे जाने के बाद ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, ठीक है। बिल में लिख दिया ऐसा, या जब वो एक्सपायर हो गया उसने प्रॉपर्टी मियाँ को दे दी, कहता चलो यार कोई बात नहीं, मेरे को ठीक है, मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, ठीक है। चले आगे, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेटा अगर तुमने एग्जाम्पल देख के तुम कहीं और पहुंच गए हो यार, तो आओ वापस आओ बेटा, पढ़ाई कैरेक्टर में नहीं जाते, आगे चलते हैं। क्या एनीवेज आगे चलते हैं। अब ये तो आपने मना कर दिया सर कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, अगर आपने करना भी है तो ये भाई ठीक है, रेजिडेंट होने चाहिए, आप उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, या बाहर का बंदा है तो हमारे यहाँ पर रेजिडेंट हो या इनहेरिटेंस से मिली हो तो हम अलाउ कर देंगे। कह रहा पर ऐसे ही जैसे आपने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में रूल्स पढ़े थे, फेमा ने बनाए फेमा परमिसिबल कैपिटल अकाउंट रेगुलेशंस 2000, शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 2 इन्होंने बनाया। कह रहे हैं सर देखो ऐसे ही कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं, इन्होंने बोला कि सर हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, एक में रेजिडेंट इन इंडिया के लिए कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल हैं, और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस परमिसिबल है। हम इस दोनों बारे में ही बात करेंगे। मैंने कहा अच्छा। कह रहे सर दोनों बारे में बात करेंगे, एक तो इंडिया में अगर आप हो तो कौन सी अलाउड है, इंडिया के बाहर अगर आप हो तो कौन सी अलाउड है। ओके आगे चलते हैं। अब देखना पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया लिखा है बच्चे, गड़बड़ नहीं करनी है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में एक बंदा है, उसने क्या करा कि फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। कह रहा सर कोई बात नहीं, अलाउड है। आप यहाँ पे हो, आप एक यूएस के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, उसके शेयर्स खरीदना चाहते हो, आपने कहा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी है, मैं उसके शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कह रहा आप क्या कर रहे हो, सिर्फ लोन ले रहे हो, पर वो लोन फॉरेन करेंसी में ले रहे हो, चाहे इंडिया से लो चाहे इंडिया के बाहर से लो, बाय पर्सन रेजिडेंट इंडिया। कह रहा सर अलाउड है। आपने लोन लेते हो, आप कहते हो ना चलो ठीक है मेरे को लोन लेना है, कितना लेना है भाई, 20 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, 2 करोड़ रुपए का लोन दे दो, ठीक है। मिडिल क्लास आदमी इससे ज्यादा क्या सोचेगा यार। कह रहे सर अब या तो आपने क्या किया है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, एक पर्सन है, एक इंसान है जो इंडिया में रहता है, उसने देखा कि यार चल यूएस में मेरी प्रॉपर्टी है, इसको बेच दे, तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, चाहे आप गिफ्ट करें, आप ट्रांसफर करें, ट्रांसमिशन हो, कह रहा कुछ भी हो सर, अलाउड है, अलाउड है सर। इंडिया के बाहर आपकी प्रॉपर्टी आपने बेच दी, कोई दिक्कत नहीं। ओके कह रहा सर अब गारंटी दी है, ठीक है, किसने, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ने। देखो मैं आपको बताता हूं, एक है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसने एक बैंक से लोन लिया, बैंक ने बोला भैया तेरी गारंटी कौन देगा, कह रहा सर मेरी गारंटी दे रहा है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसने क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, गारंटी मेरी है। कह रहा सर कोई बात नहीं, अगर इसने गारंटी दे दी तो अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमिसिबल है सर, परमिसिबल है, हमने अलाउ कर दिया। कह रहे आप किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो फॉरेन करेंसी, कह रहे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक लिमिट गवर्नमेंट ने बना दी है 2500,
वहां तक होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2500 रुपए सर, बस नहीं, 25,000 रुपए तक की करेंसी। आप रुपए बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज, डॉलर नहीं बोल रहा हूं, डॉलर नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। वैसे तो अगर आप कहीं से भी होकर आ रहे हो सर, तो आपको डिक्लेयर करना होता है जितना पैसा आपके पास है, और 180 डेज के अंदर सरेंडर करना होता है कि ठीक है भैया ये फॉरेन करेंसी मेरे पास थी, तुम रख लो। बट फिर भी जैसे कुछ लोग शौक है कि हाँ यार मेरे पास ये भी डॉलर भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो कह रहा 25,000 रुपए तक का आप सामान रख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करने की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बाहर घूमने जा रहे हो तो मैंने आपको बता ही दिया, $2,50,000 कह रहे सर ओके। कह रहे सर अब क्या है यहाँ पर, लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इसने कहां से ली है? फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर एक इसका दोस्त है, इसने बोला कि यार मेरे को थोड़ा पैसा दे दे। उसने कहा ले, पैसे की क्या बात है, पैसा हाथ की मैल है, हाथ की मैल है, देखा नहीं है सारे रिक्शे वाले ऐसे कर देते हैं, सारी मैल निकाल देते हैं, है ना। पैसा हाथ की मैल है, वैसे मैल ही तो रगड़ रहे होता है, निकालो यार निकालो, है ना। चलो खैर एनीवेज, मजाक मस्ती बहुत हुआ, आगे चलते हैं। कह रहा सर अब इंडिया में एक बंदा है जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, उसने क्या करा है, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले हुए हैं। कह रहे सर कोई बात नहीं, हो सकता है उसका भाई लेन देन होता हो बाहर, वो कहीं ना कहीं ट्रेड करता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता हो, इंडिया में और इंडिया के बाहर दो। ओके, कह रहे सर अब देखो आपने क्या करा, आप इंडिया में हो, आप पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो, ठीक है। आपने क्या करा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, पर इंश्योरेंस पॉलिसी किससे ली है? एक इंडिया के बाहर एक कंपनी है उससे ली। मतलब हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, इंश्योरेंस वाली कंपनीज हैं, जो आपको डेली फोन करके बोलते सर आप कल को ना रहे तो कल आपको कुछ हो जाता है, तो मैं कहा तू अभी कर दे भाई, तू अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में करा दे, सारी बीमारियां अभी करा दे। तो कह रहा आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पर आपने इतने सारे HDFC, SBI, ICICI से, आप कह रहे हो बाहर से, भाई बाहर से लेंगे, बाहर से, वहां से। कह रहा सर अब ऐसे ही जब ये लोन एंड ओवरड्राफ्ट वाला पार्ट आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रॉम पर्सन, बाहर वाले बंदे से हम ले रहे हैं। कहता है सर अब इसका उल्टा, वाइसी वर्सा, बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू। तो कह रहा है सर इसने इसको दिया, चाहे रेजिडेंट बाहर वाला हमारे को लोन दे, चाहे हम उसको दें, दोनों परमिसिबल। ओके ठीक है। कह रहे सर देखो, रेमिटेंस, कोई पैसा आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो आपके पास कैपिटल एसेट्स है उनको उनको तो भेज नहीं सकते, उनसे पैसा बाहर भेज रहे हो, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी बेच दी, आपने कहा यार चलो पैसा बाहर भेजते हैं, अब वहीं जाके सेटल होंगे, गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, अलाउ कर देंगे। पर याद रखना हर एक के अंदर लिमिट्स, हर एक के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। ओके, कह रहे सर इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स, है ना। फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स को इंडिया में या अब्रॉड में खरीदना और सेल कर देना, ठीक है, सेल कर देना बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अलाउड है सर, अलाउड है, चाहे वो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स हैं, चाहे कमोडिटी डेरिवेटिव्स। अगली बात पे आते हैं। अब एक बात समझिए ध्यान से, वो ध्यान की बात क्या है कि अगर कोई इंसान पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसे कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस यहां पर अलाउड हैं, वो ऐसा क्या कर सकता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें उसको अलाउड है। कह रहे सर ओके कोई बात नहीं सर। कह रहे देखो सबसे पहली बात, वो बंदा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में पैसा लगाना चाहता है और कोई कंपनी है यहाँ पर वो शेयर्स इशू कर रही है, वो कहता है मेरे को पैसा लगाना है, कहता है लगा ले भाई, कोई बात नहीं लगा ले। इन इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट और एंटिटी इन इंडिया, और उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है सर, कह रहे सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कह रहे सर ये तो कंपनी की बात हुई, बॉडी कॉर्पोरेट की बात हुई, वो लोग शेयर्स डिवेंचर्स इशू करते रहते हैं ना, फर्म की बात हुई। कह रहे कोई बात नहीं, आप कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में दे सकते हो, फर्म में होता है ना, फर्म में शेयर्स थोड़ी है, फर्म में शेयर्स थोड़ी है, हर एक पार्टनर आता है, कंट्रीब्यूशन लाता है, कैपिटल कहते हो गया अपने टाइम पे। कह रहे सर ऐसे ही उसको ये भी अलाउड है कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, देखना क्या मजेदार पॉइंट है, क्या मजेदार पॉइंट है, इतना शानदार इतना बढ़िया पॉइंट आपने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। कह रहे सर देखो, अगर इंडिया में प्रॉपर्टी है उस बंदे की और उसको वो बेचना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अलाउड है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कह रहा है अब इंडिया में मैंने लोन लिया, इंडिया में मैंने यहाँ पर लोन लिया, ठीक है, और मैंने एक बैंक से लोन लिया, मेरी गारंटी देने के लिए जॉनी नाम का एक बंदा आया,
उसने कहा जॉनी ने आकर मेरी गारंटी दे दी। तो गारंटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फेवर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, आगे चलते हैं सर। कह रहा है नेक्स्ट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स फ्रॉम इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब भैया सिंपल सी बात है ना कि कोई बंदा अगर हमारे यहाँ पर इंडिया में आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो ठेले पे जाएगा चाय पीने, उसको बोलेगा ये लो भैया $1। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने पैसों को रुपीस में कन्वर्ट कराते हैं। ऐसा होता है ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स। आया है, ठीक है, पैसे लेकर आएगा, कुछ पैसे लेकर जाएगा, बस ऐसा ही होगा ना। कह रहा सर अलाउड है। कह रहा है कोई दोनों लोगों के बीच में, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया के बीच में कोई डिपॉजिट है कि चल ठीक है यार मेरे पैसे हैं तू रख ले, जब मैं आऊंगा तो घूमने के लिए मेरे को दे दियो। कह रहा कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट उसने ओपन करवा रखा है इंडिया के अंदर, पर्सन बंदा जो बाहर का है। कह रहा सर अलाउड है। कह रहा उसने बाहर करवा रखा है, तो बाहर तो हमारी जुरिसडिक्शन वैसे ही नहीं है। वो कहता है कि सर मेरे पास फॉरेन करेंसी अकाउंट है बट मेरा फ्रांस में है। मैं कहा यार फ्रांस में तो हमारे को लेन देन ही नहीं है। मैं कहता आपके यहाँ खोल दूंगा, खोल दे, अलाउड है, ठीक है। कह रहा है अगर आपका कोई कैपिटल एसेट है इंडिया के अंदर और आप उसका रेमिटेंस, उसका पैसा बाहर भेजना चाहते हो, चाहे वो रेंट की फॉर्म में आ रहा है, चाहे आपने एसेट बेच दिया है, पैसा आया ना, उसका रेमिटेंस बाहर भेज रहे हो, अपने घर लेके जाना चाहते हो, कह रहे सर कोई बात, अलाउड है सर, अलाउड है। कह रहे बट याद रहे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास लिमिट्स है, आर विद इन लिमिट्स, और आपको टू एंड फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन ही ये काम करना है। कोई भी इंसान कैसी भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और हर एक ट्रांजैक्शन ऑथोराइज्ड पर्सन से ही होनी चाहिए। यार आजकल ना एक नया कंसेप्ट आया है। अच्छा, वो नया कंसेप्ट क्या है? बहुत बार क्या होता है ना कि लोगों के पास एक प्लॉट है, वो प्लॉट को क्या करते हैं, प्लॉट को दे देते हैं किसी बंदे को कि ये ले भाई, ये प्लॉट दे दिया उसको, और उसके बाद उसको बोला कि ठीक है यार चलो यहाँ पर बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक जगह है, ठीक है, ये एक लैंड है। मैंने कहा यार मेरे को यहाँ पे घर बनाना है पर मेरे पास पैसे नहीं है। ओके सर, कोई बात नहीं सर। कह रहे सर अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने एक बंदे को पकड़ा, उसने कहा ठीक है सर कितनी जगह है? मैंने कहा ये है भैया 250 स्क्वायर यार्ड। मैं कहा 250 स्क्वायर यार्ड ये जगह है मेरे पास। कह रहे ठीक है 4 फ्लोर बना दूंगा इसमें। मैंने कहा अच्छा। कह रहा उसमें से 2 फ्लोर मेरे, कह रहे 2 फ्लोर मैं रख लूंगा। मैं कहा भाई साहब, अरे भाई साहब ऐसा होता है ना बहुत बार, हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि बिल्डर लोग ये काम करते हैं। इसको क्या कहते हैं? कह रहे सर देखो अगर कोई भी इंसान, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में, चाहे किसी फर्म में, प्रोप्राइटरी कंसर्न में, चाहे किसी भी एंटिटी के अंदर, जो बिजनेस करती है, कौन सा बिजनेस? चिट फंड्स का बिजनेस करती है। इसको ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स कहते हैं, जो मैंने अभी नीचे डायग्राम बनाया। चिट फंड का बिजनेस करती है। सर चिट फंड का बिजनेस कैसा होता है? अरे यार हेरा फेरी देखिए ना, अनुराधा चिट फंड, पैसे लेके भाग जाती है, एक का डबल। हाँ, आजकल ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गई है ना, वो कहते हैं ना लाओ पैसे लगाओ और 1 मिनट के अंदर करोड़पति हो जाओ। वाह भाई वाह, मेरे से पैसे ले लो, जिसको ऐसा लगता है मेरे से पैसे ले लो, 10,000 रुपए से शुरू कर लो, तुम करोड़पति हो जाओगे ना। तो मेरे को बस एक काम करना, जो मैंने पैसे दिए वो कैपिटल मैं लगा देता हूँ। अगर आप करोड़पति हो जाते हो तो ठीक है, आधा मेरे को दे देना, नहीं हो पाते हो तो 10,000 मेरे वापस कर देना। सिंपल, ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ सर, 10,000 भी क्यों, 1,000 से शुरू कर सकते हो यार, करोड़पति हो जाओगे यार, क्या बात है, रात में करोड़पति हो जाते हैं। कह रहा है कोई भी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया चिट फंड बिजनेस, निधि कंपनी वाला बिजनेस, निधि कंपनी क्या होती है? कमेटी वाली यार, मम्मी कमेटी डालती है ना, बस वही है। एग्रीकल्चरल बिजनेस, प्लांटेशन एक्टिविटी, रियल एस्टेट बिजनेस, फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। कह रहे सर रियल एस्टेट के अंदर ये सब काम नहीं कर सकता, इसको अलाउड नहीं है। नो पर्सन आउटसाइड इंडिया इज एंटाइटल्ड, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर वो नहीं कर सकता। कह रहे सर एक मिनट सर, ये बड़ी बड़ी सिटी बना रहे होते हैं, ये कोई ऐसे मतलब कोई सिटी नाम से बना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका भी मतलब वही है। आप सर सचिन टिचकुले एंड कंपनी की तरह खट्टा मीठा फिल्म में आ जाओ और आप सचिन टिचकुले मूवी की तरह एक रोड बना दो, एक ब्रिज बना दो, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रीमाइसेस बना दो, कोई भी टाउन डेवलप कर दो। कहता सर कुछ भी नहीं, रियल एस्टेट में नहीं लगाएगा पैसा,
नहीं लगाएगा सर। ओके, कह रहा है और इसके अलावा जहां भी वो पैसा लगाएगा तो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से चलेगा, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है मतलब उसका पैसा डेबिट हो जाएगा, फिर वो ऑथराइज पर्सन के पास जाएगा और उसके बाद इन्वेस्टमेंट वाले चैनल के पास पहुंच जाएगा। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे कल को आगे चल के कि आपकी कंपनीज अगर बाहर काम कर रही हैं तो एक ओडीआई कंप्लायंस होता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वो ओडीआई कंप्लायंस भी करते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एफसीजीपीआर, ओडीआई कंप्लायंस, ऐसे फॉर्म्स आपने बहुत सारे देखे होंगे। अगर कोई डाउट्स है, ठीक है, वैसे तो कोई डाउट्स वाला सीन है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, बट फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज। देखो यार, डाउट तो कोई देखने को मिल नहीं रहा है, एज यूजुअल डाउट देखने को मिलता ही नहीं है। पता नहीं तुम्हारे को मेरे से शर्म आती है या तो डाउट आता ही नहीं है। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको लगता है जैसे ही आपने डाउट पूछा मैं बोलूंगा अरे क्या पूछ रहा है यार, ये कोई डाउट है, ये है वो है। यहाँ पे कौन जानता है आपको, कोई भी नहीं जानता है, राइट। या तो फिर ऐसा है कि मैं पढ़ा इतना शानदार रहा हूँ कि डाउट आपको आता ही नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं। अभी तक एक बच्चे ने प्राइवेटली पूछा था फॉरेक्स डेरिवेटिव, उसको आंसर मिल गया। एक ने टीडीआर पूछा था, उसको आंसर मिल गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए सर, अच्छा अब जितनी भी ये क्लासेस हैं इसके नोट्स आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, right? Apart from that, we have a certain kind of Telegram groups and we have those WhatsApp groups which are particularly designed for students and for their benefits. तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे ग्रुप्स हैं you can join them, ठीक है, take the maximum advantage. Apart from that, मैं एक और चीज बता देता हूँ कि if you are finding any topic, जैसे मैं बताया है पहले भी मैंने कि अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, you can share that with us. We will come back to you. मैं अपने सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, अगर आपको लॉ में कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मुश्किल लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, दिक्कत लग रही है, तो डेफिनेटली यू कैन लेट अस नो, ठीक है। कोशिश करेंगे अगर वो मटेरियल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली वी विल कम अप विद दैट एज वेल, ठीक है। ओके, चलो एक बार फिर से चैट बॉक्स चेक कर लेते हैं यार। सर ड्राफ्टिंग का सेशन कब है? एक तो ड्राफ्टिंग के 3 सेशंस हो चुके हैं, ड्राफ्टिंग के 3 सेशन हो गए यार, और आई गेस जो प्रोफेशनल वाले हमारे सेशंस हैं उस पर भी हम लोग आएंगे दोबारा से। अभी एग्जीक्यूटिव के बाद, ड्राफ्टिंग के बाद वी हैव दैट जीआरई, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कंप्लायंसेस, उस पर करेंगे। फिर उसके बाद ग्रुप 2 में मूव करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं है वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी बट जो भी प्रोफेशनल का सेशन होगा वो अभी मेरा नहीं है, तो मोस्ट लाइकली कोई और टीचर ले रहे होंगे। यू कैन गेट इन टच विद सुपर प्रॉफ्स, वो आपको बता देंगे कि कौन से टीचर का सेशन है अभी व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल। सर ओके, अगले सेशन में भी फेमा पढ़ाओगे? हाँ, फेमा का एक एलआरएस है, मैंने बताया था जैसे स्टार्टिंग में भी जब मैंने इनिशियली आपको हम लोग बात कर रहे थे 2 मिनट, तो जो एलआरएस है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उस बारे में बात कर लेंगे। और उसके बाद कुछ बच्चों ने बताया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर डॉक्ट्रिन्स हैं, वो नहीं आते हैं उन लोगों को, तो वो डॉक्ट्रिन शेयर कर लेंगे यार, ठीक है। इन केस ऐसे ही आपके पास भी कोई टॉपिक है तो यू कैन शेयर द सेम ओवर द चैट, आप शेयर कर सकते हो और उसको डेफिनेटली लाइव आके हम लोग पढ़ाएंगे उसको जैसे आज पढ़ाया, ठीक है। बस ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लेना। बस डाउट अभी भी नहीं आ रहा है यार, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, पूछ लो। हाय हेलो बाय बाय गुड नाइट यही भेजते रहते हो बस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें बेटा, उसके लिए तो बॉर्नविटा पीना पड़ेगा ना। एग्रीमेंट सिर्फ मॉड्यूल से करे तो एनफ है, सारे एग्रीमेंट्स भी करने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्टिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं, आप एक काम करो, किसी भी पेपर के अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा है तो बहुत इट्स वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको ना सिर्फ और सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अभी जो जैसे जून में पेपर हुआ नहीं है तो आप दिसंबर 2019 का और जून 2019 का पेपर उठाओ, सॉल्व कर दो, सिंपल, यू विल गेन कॉन्फिडेंस। ड्राफ्टिंग की बात करूं अगर मैं आपसे, तो आप उसको तो पिछले 2-3 साल का सॉल्व कर सकते हो, इस बारी का तो कुछ है ही नहीं ना। और सर सॉल्यूशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? सॉल्यूशन ICSI गाइडलाइन आंसर्स, इसको गूगल करो, यू विल गेट द सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। ICSI गाइडलाइन आंसर्स, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स वहां पे मिल जाएंगे, बट पहले उसको मत डाउनलोड करना, पहले क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना, बैठना आपके टाइम पे, देखना क्या 3 घंटे के अंदर आप उसको सॉल्व कर पाते हो, उसके बाद निकालना, खुद चेक कर लेना, एज सिंपल एज दैट। और किसी को कुछ पूछना हो, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर हियर, अभी और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना यार, चलो। कि एकता का CS प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग और CS एग्जीक्यूटिव की बात करनी है। CS प्रोफेशनल का तो अपन ने कर लिया है, वो आपको YouTube चैनल पे हमारे मिल जाएगा उसका लिंक।
इधर यू कैन ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, और वहाँ पे भी अगर आप पूछोगे तो आपको वहाँ से लिंक दे देंगे उससे। और आगे फ्यूचर में कोई ड्राफ्टिंग पे अगर हम सेशन करेंगे तो वी विल इन्फॉर्म यू थ्रू दीज चैनल्स। See, whenever it comes to any session na, so the concerned WhatsApp groups or the Telegram groups, we used to post a message over there. वहाँ पे एक मैसेज पोस्ट होता है जिससे आपको पता चल जाएगा। अब आपने इतने सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो अलग बात है, बट वहाँ पे एक कंसर्न मैसेज हम लोग पोस्ट करते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा आज ड्राफ्टिंग का सेशन है, आज फेमा का है, आज EBCL का है, किसका सेशन है किसका नहीं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो ज्वाइनिंग दीज ग्रुप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस दैट्स इट यार। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है किसी को, नोबडी ओवर हियर हैज एनी काइंड ऑफ डाउट। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ही ऐसा कि डाउट ही डाउट आएंगे एकदम, फिर देखते हैं तुम लोग तब पूछते हो या नहीं पूछते हो। ठीक है, बस दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सुपर प्रॉप्स। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।